जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आजीविका के एक प्रमुख टॉपिक आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध यानी कि सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले सहकारिता के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड देन हम फिर बैंक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सहकारी समिति की विशेषताएं हैं? पहला, समान उद्देश्य, स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो ऑप्शन है ए और 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आपने सहकारी समिति के कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो सहकारी समिति क्या है, एक समान उद्देश्य के आधार पर काम करती है। मतलब उन समिति का एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के तहत वो काम करते हैं, तो एक समान उद्देश्य हो गया। स्वैच्छिक सदस्यता होती है, मतलब को जोर जबरदस्ती से आप उसकी सदस्यता नहीं दिलाई जाती। आप स्वैच्छिक सदस्य हैं, स्वेच्छा से आप उसमें सदस्यता लेते हैं और जब बाहर होना है तब आप हो सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। और लोकतांत्रिक नियंत्रण है, दैट मीन्स वहाँ पे मतदान के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। वहाँ अपने नियम जो भी बनाते हैं वो बनाते हैं, या किसी प्रकार का उनको निर्णय लेना होता है तो वो क्या करते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण के माध्यम से, वोट के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कीवर्ड को आपको याद रखना है दोस्तों। एक समान उद्देश्य है इनका, स्वैच्छिक सदस्यता है, लोकतांत्रिक नियंत्रण है। इन तीनों के बिना सहकारी समिति बन ही नहीं सकती, या सहकारी समिति के ये आधार हैं। ये तीन ही होंगे तभी कोई समिति सहकारी समिति कहलाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? अब वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है सहकारी ऋण समिति अधिनियम। तो वर्ष 1912, वर्ष 1900, वर्ष 1904 या वर्ष 1906। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 1904 में भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति गठित की गई थी? किस संस्था के द्वारा? तो वित्त मंत्रालय, नाबार्ड, एसबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1994, 1974, 1984, 1964। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कि 1984 को यह पारित किया गया था। बहुराज्य सहकारी समिति मतलब जो सहकारी समिति एक राज्य से अधिक राज्यों में काम करती है, उनके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम को पारित किया हुआ है। चलिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के बारे में क्या सही है? पहला कथन है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, संविधान में एक नया भाग IX यानी कि 9B जोड़ा गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों की तीनों क्या है? सही है। इसके माध्यम से हमने संवैधानिक दर्जा दिया था
और क्या जोड़ा गया था, भाग 9 में भाग 9B को जोड़ा गया है ना। और आप संविधान का पोर्शन पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सहकारी समितियां किस सूची में प्रविष्ट हैं? कीवर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें इन्वर्टेड कामा के साथ लिखा गया है, मतलब यही वर्ड उसमें होगा। तो सहकारी समितियां किस सूची में प्रविष्ट हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन बी। यह किसमें है? सहकारी समितियां राज्य सूची में प्रविष्ट हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सहकारी समितियां किस प्रविष्टि संख्या में दर्ज है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 22, 32, 42 या फिर 12। तो यह किस प्रविष्टि संख्या में दर्ज है? तो 32, यानी कि ऑप्शन बी है ना, उसमें दर्ज है ये प्रविष्टि संख्या 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2019, 2021, 2023। तो यह 2021, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमन, अमित शाह। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पहले केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछा गया है ना। पहले केंद्रीय मंत्री किसके? सहकारिता मंत्रालय के। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि अमित शाह इसके पहले मंत्री बने हैं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध सहकारिता से है? ए मिर्धा समिति, चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति, तीसरा जगदीश कपूर समिति, चौथा वीखे पाटिल समिति, पांचवा वीएस व्यास समिति। तो दोस्तों ये पांचों के पांचों सहकारिता से संबंधित हैं। इन्होंने उन समितियों की अध्यक्षता की थी जिससे सहकारिता के संबंध में ये समिति बनाए गए थे। तो ये पांचों के पांचों नाम को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है? फ्रेडरिक जॉनसन, फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक स्मिथ, फ्रेडरिक निकोलसन। तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रेडरिक निकोलसन, ऑप्शन डी। इन्हें भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए, सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और यह बेसिक जानकारी ही हमारे लिए थोड़ी क्या हो जाती है, ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के लिए। सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है? 20, 15, 10 या फिर 5। जैसे हम एसएचजी के बारे में पढ़ते हैं ना, न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, वैसी सहकारी समिति बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है ऑप्शन सी, यानी कि 10। कम से कम 10 सदस्य होंगे तभी सहकारी समिति की गठन हो सकती है। नेक्स्ट, किसी सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 7, 14, 21 या फिर 19? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि 21 सदस्य निर्धारित है। अधिकतम हो सकते हैं, उससे 21 से ज़्यादा नहीं होंगे, 21 से कम आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। न्यूनतम तो आप 1 से 21 के बीच में जो भी रख सकते हैं, है ना। सहकारी समिति के बोर्ड में महिलाओं के लिए कितनी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो 1/3, 3 सीट, 2 सीट या फिर 1 सीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जितनी भी सीटें होंगी उसमें 2 सीट कम से कम महिलाओं के लिए रखनी होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के बोर्ड के विघटन, निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन का प्रावधान है ना? तो इसका ऑप्शन है ए 243ZN, बी 243ZL, सी 243ZM, डी 243ZQ। तो ये सब आपको याद रखना होगा दोस्तों अनुच्छेदों को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि 243ZL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 243ZQ अपराध और दंड का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243ZN आम सभा की बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243ZM खातों का अंकेक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243ZP बोर्ड के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान करता है। आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना होगा, इसका सही आंसर जो है ये क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि 243ZP में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान नहीं है। इसमें क्या है? रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। बाकी तीनों क्या है? सही है। तो कम से कम अनुच्छेदों के बारे में आपको याद रखना होगा दोस्तों, उसको थोड़ा सा रटना होगा। अब यहां से हम सहकारी बैंकों के संदर्भ में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से सहकारी बैंकों की विशेषताएं हैं? एक एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू तो बनेगा ही बनेगा, बाकी इन लाइनों को याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को, इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला विशेषता कहता है कि इसके ग्राहक गण ही शेयर होल्डर होते हैं। दूसरा है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। तीसरा, ना लाभ और ना हानि यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये बैंक केवल उधार देते हैं, जमाएं स्वीकार नहीं करते। मतलब यहाँ केवल उधार दिया जाता है, जमा स्वीकार नहीं किया जाता। कौन कौन सी विशेषताएं सहकारी बैंकों की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, फिर बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी 4। अब आप जितने मेरे MCQs कवर कर रहे होंगे तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक्सट्रीम वर्ड। तो ये क्या है? केवल एक एक्सट्रीम वर्ड है। ये बता रहा है कि ये बैंक केवल उधार देते हैं, जमाएं स्वीकार नहीं करते। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे ही आप 4 को एलिमिनेट करेंगे तो बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और ये स्टेटमेंट को आपको फिंगर टिप में आपको रखना होगा, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर सहकारी बैंक के बनाए जाते हैं तो विशेषताओं के आधार पर ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ये सभी क्या है? इनकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सहकारी बैंकों के बारे में क्या सही है। ये बैंक ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। ये बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आते हैं। ये केवल एक ही राज्य में कार्यरत हो सकते हैं। देखिए फिर एक वर्ड आ गया, अब ध्यान दीजिए, क्या ये केवल एक ही राज्य में कार्यरत हो सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है? और केवल भी लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 3 हमने गलत किया, तो
अच्छा, इसमें एलिमिनेशन आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ये बैंक ऋण के अनौपचारिक स्रोत है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्या है, औपचारिक स्रोत है। अनौपचारिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, साहूकार आते हैं, महाजन आते हैं, मित्र आते हैं, ये सब क्या है, अनौपचारिक स्रोत में आते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। अब मैंने जब आपको बैंक पढ़ाया था, तो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको औपचारिक स्रोत के बारे में डिस्कस करके बताया था। फ्लो चार्ट के माध्यम से अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। तो इससे भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सहकारी बैंकों के अंतर्गत आते हैं। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक, तीसरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पांचवा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। अब यहाँ पे जो पांचवा लिखा हुआ है ना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जो पैक्स जिसे हम बोलते हैं, उसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी बोला जाता है। ये दोनों के दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे लिखा होगा, क्योंकि इन्हें क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है, तो यह क्या हो जाएंगे, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां या फिर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यदि आपको पता होगा, मतलब इसमें वर्गीकरण को पूछा जा रहा है आपसे, है ना। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए हमको पता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मतलब आरआरबी जो है, वो क्या है, सहकारी बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। 4 को एलिमिनेट किया हमने जैसे ही, तो हम सीधे सीधे ऑप्शन बी में पहुंचते हैं। और ऑप्शन बी क्या कहता है कि 1, 2, 3 और 5 ये सभी क्या है, सहकारी बैंक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब राज्य सहकारी बैंक, शहरी प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां या ऋण समितियां जिसे हम कहते हैं, वो भी सहकारी बैंकों के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए, जितने भी इसके वर्गीकरण है ना, इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में अब एक एक करके हम देखते हैं, ताकि इसमें आपका रिवीजन हो, और जहां पे आपके फंसने की संभावना होगी वैसे स्टेटमेंट मैंने इसमें आपके लिए फ्रेम किए हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब ग्रामीण सहकारी बैंक के बारे में क्या सही है। ये एक राज्य में कार्यरत होते हैं, नाबार्ड द्वारा वित्तीय नियंत्रण किया जाता है, ये बैंक मुख्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत होते हैं। तो आपको सभी बैंकों की विशेषताएं याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। ग्रामीण सहकारी बैंक की आपको विशेषताएं याद होगी, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा। ग्रामीण सहकारी बैंक एक ही राज्य में कार्यरत रहते हैं। नाबार्ड द्वारा इनको वित्तीय नियंत्रण दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, नाबार्ड भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। ये बैंक मुख्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत होते हैं। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाता है, तीनों की तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सहकारी बैंकों के बारे में क्या सही है। जस्ट हमने देखा ग्रामीण सहकारी बैंक, और आपको पता होगा कि इसका वर्गीकरण होता है ग्रामीण सहकारी बैंक का कि 3 चरणों में होता है ना, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत होता है। तो उसकी पहली श्रेणी क्या है, राज्य सहकारी बैंक। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में सबसे चोटी पर है यह, पहला। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, यह राज्य में सर्वोच्च सहकारी संस्था है, इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य होता है, यह जिला केंद्रीय बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, इन बैंकों को अधिकांश ऋण नाबार्ड से प्राप्त होता है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पांचों के पांचों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अलगी एक उसके जस्ट नीचे वाली श्रेणी में आते हैं, वो क्या है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में। इसका पहला स्टेटमेंट कहता है ये ऋण केवल अपने सदस्यों को ही देते हैं, फर्स्ट। दूसरा, ये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। तीसरा, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं, ठीक है, मतलब राज्य सरकार जो भी सोसाइटी एक्ट बनाएगी उसके माध्यम से संचालित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि जो इसके ग्राहक गण होते हैं वही क्या होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं। और इनकी सहकारी बैंकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ये अपने सदस्यों को ही ऋण देते हैं। हम उनके यहाँ जाएंगे तो हमें ऋण नहीं देंगे, हमको पहले उसका सदस्य बनना पड़ेगा। जब हम सदस्य बनेंगे तब वो हमें क्या देंगे, ऋण देंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जस्ट अपने नीचे की जो सहकारी समिति है, मतलब कि पैक्स को ऋण देते हैं, बिल्कुल सही। और यह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं, क्योंकि जो सहकारी समिति राज्य में काम करती है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक्ट बनाया जाता है, उसके अनुसार ये संचालित होते हैं। तो इस प्रकार हमने थोड़ा समझ के इसको जाना, तो इसके सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगली श्रेणी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां या ऋण समितियां भी जिसे कहते हैं, इसलिए बगल में पैक्स लिख दिया हूं, के बारे में क्या सही है। ये ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। यह सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है, अपने सदस्यों को लघु अवधि के ऋण प्रदान करती है। तो जैसे हमने देखा कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति ग्राम स्तर पर काम करती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। यह सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है। पहले में कौन सा है, राज्य सहकारी ऋण, फिर दूसरा में जिला, फिर तीसरा में पैक्स, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये अपने सदस्यों को लघु अवधि के ऋण प्रदान करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। चलिए अब एक अगली श्रेणी के बारे में हम जानते हैं, जिसे कहते हैं शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक, है ना। आपने देखा होगा तो आपको इसका फ्लो चार्ट कम से कम याद होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट कहता है यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकते हैं। ये केवल राज्य सरकार के सहकारी अधिनियम द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना है, केवल या एकमात्र, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड को। तो यहाँ पे हमने देख लिया केवल। जैसे ही केवल को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो गलत ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होते हैं। तो हमने एलिमिनेट कर दिया बी को, एलिमिनेट कर दिया सी को, एलिमिनेट कर दिया सभी तीनों को। तो इस प्रकार सीधे सीधे हम किस में पहुंच जाते हैं, ऑप्शन ए में। और मान लीजिए हम केवल के बारे में नहीं जानते तो भी तो हमारे पास नॉलेज है, हमने पढ़ा हुआ है कि शहरी प्राथमिक सहकारी बैंक क्या होते हैं, शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, फर्स्ट। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकते हैं। बाकी जो तीनों कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा वो सिर्फ एक ही राज्य में काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई काम कर रहा होगा तो वह एमपी में भी काम कर सकता है, उड़ीसा में भी काम कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होते हैं। तो ए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, बी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सी शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक, डी राज्य सहकारी बैंक। तो जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक ऐसे बैंक हैं जो एक से अधिक राज्यों में काम करती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा बैंक होगा, वो एमपी में भी काम कर रहा होगा, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नियम एमपी में लागू होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक अधिनियम पास किया जिसे क्या बोलते हैं, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम।
यह किसके लिए है? यह शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक के लिए है जो एक से अधिक राज्यों में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इस अधिनियम को लागू किया गया था, पारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, सहकारी बैंक नियंत्रित एवं प्रबंधित होते हैं किसके द्वारा? ए, केवल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बी, केवल राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा। सी, ए और बी दोनों के द्वारा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रबंधित होते हैं, और राज्य सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं एक्ट उसके द्वारा, और जस्ट हमने अभी देखा केंद्र सरकार जो बहुराज्य सहकारी समितियों का अधिनियम पास की है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इसका सही आंसर होता है ए और बी दोनों। ठीक है, अभी इसके आगे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, उसे भी हम देखते हैं। देखिए, हमने जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है, तो कैसे नियंत्रित होता है, आरबीआई कैसे इसको नियंत्रित एवं प्रबंधित करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से आरबीआई का सहकारी बैंकों पर प्रबंधन के साधन है? जस्ट हमने क्वेश्चन देखा ना कि आरबीआई नियंत्रित करती है, तो किस प्रकार करती है? इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आरबीआई करता है या नहीं करता है। देखिए, पहला है ऑप्शन ए है, साधन के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से प्रबंधन होता है। तो पहला है पूंजी पर्याप्तता के माध्यम से, दूसरा है ऋण देने के मानदंड के माध्यम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के माध्यम से आरबीआई क्या करती है? प्रबंधन के उपाय करती है। यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भारतीय जो इंडियन जीएस में इकोनॉमिक्स भी पूछते हैं, है ना, तो उसमें एक बैंकिंग का चैप्टर होता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जब आरबीआई के बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं ना, तो एक वर्ड आता है पूंजी पर्याप्तता। इसका मतलब ये होता है, छोटे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ये तो इकोनॉमिक्स का विषय है लेकिन थोड़ा यहाँ पे कीवर्ड आता है तो आप समझ लीजिए कि आरबीआई क्या करती है, किसी भी बैंकिंग संस्था को उसके पास बोलती है कि आप इतना पूंजी अपने पास बना के रखिए ताकि जोखिम के समय आपको काम आए। ये होती है पूंजी पर्याप्तता, मतलब पूंजी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि आप किसी प्रकार के जोखिम को सहने की शक्ति आपके पास हो। ठीक है, तो जब कोई भी बैंक पर आरबीआई नियंत्रण करेगी तो उसको यही तो बोलेगी ना कि आप पर्याप्त पूंजी बना के रखें, इस माध्यम से वो क्या करेगी? नियंत्रण करेगी, फर्स्ट। दूसरा, ऋण देने के मानदंड, मतलब ऐसे कुछ ऋण देने के मानदंड स्थापित करेगी कि आपको इतना % ही ऋण देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, इस सेक्टर में ज़्यादा ऋण देना है, जैसे कृषि वाले सेक्टर में ज़्यादा ऋण देना है, गैर कृषि सेक्टर में थोड़ा कम ऋण देना है। तो इन दोनों के माध्यम से क्या करती है आरबीआई? सहकारी बैंकों पर प्रबंधन करती है। तो यहाँ से आपने समझा कि आरबीआई कैसे प्रबंधन करती है। चलिए, अब दूसरा हमने देखा था जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सहकारी समिति जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कैसे सहकारी बैंकों का प्रबंधन करते हैं। यहाँ पे सरकारी बैंक लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन हम सहकारी बैंकों ही कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड रहिएगा, ये सहकारी बैंक है। तो उनके कौन कौन से साधन हैं? जैसे जस्ट हमने देखा आरबीआई के साधन, वैसे ही सहकारी समिति रजिस्ट्रार के साधन क्या है जिसके माध्यम से वो सहकारी बैंकों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, तो देखिए, पहला है पंजीकरण, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है लेखा परीक्षा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि ये तीनों के तीनों क्या है? बिल्कुल सही है, मतलब ये तीनों के तीनों साधन होते हैं। अब जस्ट इसको क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देते हैं। मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि सहकारी समितियों के पंजीकरण का कार्य कौन करता है? तो सहकारी समिति रजिस्ट्रार करते हैं, है ना, या स्टेट के जो सहकारी समिति रजिस्ट्रार होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या तो
इस प्रकार से मैं बनाया हूं कि आपको तीनों की तीनों चीज़ें याद हो गई। सहकारी समिति रजिस्ट्रार किस माध्यम से विनियमन करता है? तो पंजीकरण, प्रबंधन और लेखा परीक्षा के माध्यम से विनियमन करता है, रेगुलेट करता है। अब जस्ट हम आंसर से क्वेश्चन बनाए कि सहकारी जो बैंक होते हैं उनका लेखा परीक्षा, पंजीकरण कौन करता है? तो जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? सहकारी जो रजिस्ट्रार होते हैं वो क्या करते हैं? पंजीकरण करने का काम करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन। बी शिवरामन समिति, कहीं कहीं पे शिवारामन या शिवारमन भी लिखा रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बी लिखा तो होगा ही, बी शिवारामन समिति, बी चलैया समिति, सी एम नरसिम्हन समिति या डी एस के रेड्डी समिति। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? किस समिति के माध्यम से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम नरसिम्हम समिति के द्वारा इन्होंने ही सिफारिश की थी आरआरबी की, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, रीजनल रूरल बैंक। अब चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में क्या सही है ये भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग को सुनिश्चित करना है। 2, यह कृषि एवं गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों को ऋण प्रदान करता है। 3, यह केंद्र सरकार के 100% स्वामित्व वाला बैंक है, मतलब इसका मालिक केंद्र सरकार है। तो क्या यह सही है? जहाँ 100% आया तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ था या आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कि यह इसमें केंद्र सरकार का परसेंट होता है, राज्य सरकार का परसेंट होता है और कुछ बैंकों का होता है, जैसे एसबीआई का हो गया है ना। तो यह तीनों के तीनों उसके मालिक हो गए। न तो राज्य सरकार पूरी तरीके से मालिक है, न केंद्र सरकार पूरे तरीके से, साझा मालिकाना है। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो जैसे हमने स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट किया तो हम पहुंच जाते हैं ऑप्शन ए में। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? पहला सॉरी की ए लॉयल समिति, बी उषा थोराट समिति, सी बी शिवरामन समिति, डी बी राजारामन समिति। तो इसका सही आंसर क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। चलिए, नाफेड का तात्पर्य है। पहला, यह कृषि सहकारी विपणन संघ है, बी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, सी राष्ट्रीय मत्स्य विपणन संघ है, डी राष्ट्रीय मत्स्य एवं कृषि संघ है। तो यह तो बहुत इजी है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मतलब कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका सही आंसर है। चलिए, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में सहकारी समिति के संबंध में प्रावधान है? 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में सहकारी समिति के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, अब ये वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। हमने जस्ट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देखा था उसमें सहकारी ऋण समिति के बारे में बात किया गया था। ये है भारत में सहकारी समिति अधिनियम। ठीक है, जैसे 1904 में जो एक्ट पास हुआ था उसी को तो 1912 में क्या किया गया? संशोधन किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1912, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये क्या है? सहकारी समिति अधिनियम है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन, अपेक्स सोसाइटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? अपेक्स समिति जिला का, ग्राम का, राष्ट्रीय यानी देश का, राज्य का। तो क्या होगा? अपेक्स जो हम बोलते हैं कि ये यहाँ का अपेक्स बैंक है, मतलब राज्य का सर्वोच्च, वह उसका सर्वोच्च चोटी में होता है वो अपेक्स, है ना। तो यह राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन,
सहकारी समिति के सदस्यों की खाली स्थान होती है, असीमित देयता होती है, सीमित देयता होती है, संयुक्त देयता होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीमित देयता होती है, यानी कि सीमित लायबिलिटी होती है सहकारी समिति के सदस्यों की। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था के संबंध में। आपने देखा होगा ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो एक आपका टॉपिक है उसमें बैंकों की भूमिका के बारे में दिया गया है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, नाबार्ड के जो कार्य हैं उसको हम डिटेल से उसके एमसीक्यूज को उसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही एमसीक्यूज था, मोर देन इनफ है ये। इससे ज़्यादा करना होगा तो बिल्कुल आप करिएगा, मेरे एंड से तो इतना सफिशियंट है। और लास्ट जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिए गए थे आपके, इन एमसीक्यूज को कवर करेंगे तो न केवल आप उसको जानेंगे बल्कि समझ करके भी अच्छे से बना पाएंगे। हमने जो डिस्कशन किए हैं उसमें काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए दोस्तों। जय हिंद।